हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो अर्थशास्त्र है उसके चैप्टर 2 राज्य और राष्ट्र की आय क्या है, इसके स्टूडेंट्स प्रश्न को लेके आए हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे पिछले ईयर का क्वेश्चन को कंसीडर किया गया है, एमसीक्यू को। तो अगर ये आप रट के जाते हो तो आपके एग्जाम में कहीं क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है ये। ठीक है, तो प्लीज एक एक लास्ट तक जाके देखिएगा सारे एक एक क्वेश्चन को, है ना। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को कहते हैं, है ना। एक वर्ष में किसी देश में जो अर्जित आय होती है वो कुल मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। याद रखिएगा, एक वर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी। तो आपके ऑप्शन से पता चल रहा होगा 22,553 रुपया, 25,494 रुपये, 6,610 रुपये और 54,850 रुपये। तो भारत की जो औसत आय थी वो थी कितना, 25,494 रुपये। 25,494 रुपये भारत की औसत आय थी 2008 से 9 के अनुसार, है ना। भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति का आय, किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, तो बिहार है, उड़ीसा है, हरियाणा है, गोवा है ना। तो इसमें गोवा आ जाएगा क्योंकि बिहार और उड़ीसा तो बीमारू के अंतर्गत ही आ जाएंगे। तो भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बिहार जो भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन में देखिए, दूसरा यह बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा आय वाला जो जिला है बिहार में वो देखिए, गया हो गया, शिवहर, पटना, नालंदा। तो सबसे ज्यादा किस में होगा, यहाँ पे पटना में हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में और आने का भी चांस ज्यादा है, तो इसको एक एक चीज को अच्छे से। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, उपयुक्त है। तो उत्पादन और आय गणना विधि जो होता है वो सभी के दृष्टि से, उपयुक्त तीनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सहज भी है, वैज्ञानिक है और व्यवहारिक भी है। कौन सा, उत्पादन और आय गणना विधि। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पहला, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम लोग किताब में पढ़े थे कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी इसको शॉर्ट में सीएसओ बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, पटना, पूर्णिया, बांका, शिवहर। अब जो ऑप्शन दिया होगा उसके अनुसार चुनना पड़ेगा कि इनमें से कौन हुआ, है ना। तो बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, पटना, पूर्णिया, बांका, शिवहर। तो इसके आंसर हो जाएगा शिवहर, है ना। बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, तो शिवहर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन सर्वप्रथम कब हुआ, 1800, 1868, 1928 और 1938। ये भी क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन में से है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ, तो 1928 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ, 1928 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में हुई थी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, वी के आर राव, जवाहरलाल नेहरू और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की गठन किया गया था। याद रखेंगे, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। एक बार अगर आपको ध्यान पढ़ा हुआ रहेगा तो ये आप के एग्जाम में ऑप्शन देखते ही याद हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो ये हमारे ख्याल से सबको याद होना चाहिए। वित्तीय राजधानी किसको बोलते हैं हम लोग, मुंबई को बोलते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है वित्तीय राजधानी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा गया है, तो
इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको बोला गया है भारत का केंद्रीय बैंक बोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये गरीबी के दुष्चक्र की धारणा को किसने बतलाया था? महात्मा गांधी, मार्शल, वैगनर, मार्क्स और पीगू। गरीबी के ये सारे अर्थशास्त्री है जिन्होंने अपना अपना, मार्शल जो हो गया, रैगनर, मार्क्स, पीगू और मार्शल, ये सब जो है अर्थशास्त्र के बारे में बताया था, अपना अपना डिफिनीशन दिया था, परिभाषा बताए थे। तो गरीबी के दुष्चक्र की धारणा को किसने बताया था? रैगनर मार्क्स ने बताया था। याद रखिएगा, रैगनर मार्क्स ने बताया था गरीबी के दुष्चक्र की धारणा के बारे में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? तो मार्शल की, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। फिर से देख लीजिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? तो दादा भाई नौरोजी का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? दादा भाई नौरोजी की। राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, पारिवारिक आय, उत्पादन एवं साधनों की आय। तो राष्ट्रीय आय में कौन आएगा? उत्पादन एवं के साधनों की आय जो होता है उसे हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आएगा। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों का आय, याद रहेगा। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? व्यय कहेंगे, आय कहेंगे, पूंजी कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन जो कार्य हम करते हैं उसके बदले अपने को क्या मिलता है? आय होता है, है ना। कार्य जो करते हैं उसके बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आय, है ना। हर एक आदमी कोई ना कोई काम करता है उससे उसको आय प्राप्त होता है। ठीक है, राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, मौद्रिक उत्पादन। तो बोलता है कौन आयाम नहीं है, इनमें से कौन राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है? कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से? तो मौद्रिक उत्पादन। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन तो आएगा ही, और सकल राष्ट्रीय उत्पादन और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ये भी आता है। तो ये मौद्रिक उत्पादन इसके आंसर हो जाएंगे, है ना। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किससे शामिल किया जाता है? आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो आयकर, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे शामिल किया गया है? तो इसमें आ जाएगा आयकर को। तो ये आपके एक जो चैप्टर 2 था, है ना, राज्य एवं राष्ट्र की आय, उससे लेके आए थे। और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर के सारे क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो सारे जो क्वेश्चन एक एक करके उसको जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और सब अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।